हाय दोस्तों, नमस्कार आप सबको। अभी एक बड़ी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल स्टोरीज चल रहा है इस टाइम कि बैंक डूबा हुआ है, डूब चुका है। सिलिकॉन वैली बैंक इट्स कोलैप्स्ड 10 मार्च को एंड उसका रिपल इफेक्ट गया 2 दिन के बाद 12 मार्च को एक और बैंक फेल हो गया, सिग्नेचर बैंक। तो हम देखेंगे तो ये कुछ रेप्लिकेशन हो रहा है 2008 का, जब लेमन ब्रदर्स जब फेल हुआ था, कोलैप्स हुआ था। और एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में है। और थोड़ा सा इसी बीच में एक गुड न्यूज आई है कि इंडियन का जो इन्फ्लेशन है वो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा, और साथ साथ में यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो भी 6.4 से 6% के आसपास आ गया है लास्ट ईयर। तो दैट्स वेरी गुड न्यूज सो फार फॉर एवरीवन। तो फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पर एक स्टोरी को मैं शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बहुत फेवरेट स्टोरीज है, बुक किताबों में है कि एक सी भेड़ है, 10 भेड़े हैं एक बाड़ में टैंक के अंदर। और टीचर कहता है बच्चे से, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कि ये बताओ कि 10 भेड़ में से अगर एक भेड़ चली गई सिर्फ, तो हाउ मेनी लेफ्ट इन द पैन। तो सब बच्चों ने तो करेक्ट आंसर दिया। एक बच्चा बोला एक भी नहीं बची, नन ऑफ द लेफ्ट। तो उसका जो मास्टर था उसने बोला कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, आपको अरिथमेटिक नहीं आती, तो यू डोंट अंडरस्टैंड अरिथमेटिक। तो वो बोला, जो बच्चा था बोला, नो टीचर यू डोंट अंडरस्टैंड भेड़। क्यों ऐसा? कुछ ऐसे ही हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ, और सेम कुछ हुआ था लेमन ब्रदर्स के साथ 2008 के अंदर, कि अगर कुछ लोग पैसा विड्रॉ करते हैं तो एक पैनिक बनता है, तो सबके सब कर लेते हैं। जैसे मैं थोड़ा याद दिलाऊं कि 2008 के अंदर आईसीआईसी बैंक के साथ भी ऐसी हुआ था। तो इन्फोसिस के हेड आई थिंक न्यायमूर्ति मूर्ति जी, उन्होंने अपना कुछ फंड निकाला आईसीआईसी बैंक से, डिपॉजिट था, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, उसको निकाला तो एक पैनिक बन गया। तो बहुत सारे लोग पहुंच गए निकालने के लिए। तो यहां पे मैं उसी स्टोरी को मैं प्ले करना चाह रहा हूं। तो पहले हम समझेंगे कि इसको हम 3 हिस्सों में समझेंगे इस वीडियो को। नंबर 1, पहले हम समझेंगे इस वीडियो को कि वाकई में जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये फेल क्यों हुआ, तो उसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। दूसरा हम उसको समझेंगे कि उसका मैथमेटिक्स क्या है, कि फेल क्यों हुआ बॉन्ड मार्केट के थ्रू, कि हाउ बॉन्ड मार्केट की वजह से जो सिलिकॉन वैली की बैंक की जो कैपिटल है वो डैमेज हुई, और उसकी पूरी बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर गया। तीसरा ऐसा समझेंगे कि हम थर्ड इसी वीडियो के अंदर कि हमारी एक ऑब्जर्वेशन रहेगी और प्रेडिक्शन रहेगी कि ये अब क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहले कि हाउ सिली वैली बैंक फेल्ड। इसको समझने के लिए आप देखेंगे, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और मैं कहूँगा वीडियो में एंड में देखो, ये आपके दिमाग को पूरी तरह चेंज कर देगा कि फाइनेंस क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, सोशल साइंस क्या होता है जो उसका पार्ट है, और क्वांट क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो हम कह रहे हैं कि हमारा जो चैनल है क्वांट सोशल साइंस। कैसे मैं इनको मिक्सअप करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा आप पेशेंस से समझिए। हल्का सा कॉम्प्लेक्स होगा बट आई ट्राई टू मेक इजी। एक वाई कॉम्बिनेटर जो है एक स्टार्टअप है जो करीब 2005 में स्टार्ट हुआ था 25 के अंदर, एंड ये फंडिंग करता है स्टार्टअप को। तो करीब आप यूएस में देखिए बड़ी बड़ी फंडिंग, एयरबीएनबी है, आपका डोरडैश है, रेडिट है, इनको फंडिंग की है, बहुत सारी हैं। और इंडिया में देखेंगे तो हम द मैसू है, मिसू आई थिंक, ग्रो और रेजर पे, इनको फंडिंग की है। तो ये स्टार्टअप को फंडिंग करता है वाई कॉम्बिनेटर, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं वाईसी। तो वाईसी जो करता है, उसके जो जितने भी स्टार्टअप को फंड करता है उसका करीब 1/3 जो स्टार्टअप है वो अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक में, करते थे इनफैक्ट, फाइन 1/3। तो सिली वैली बैंक का जो फंडिंग है वो आता है स्टार्टअप से, और जो बहुत बड़ा जो स्टार्टअप को जो फंडिंग देता है वो वाई सी जो है, वाई कॉम्बिनेटर, उसका 1/3 जो स्टार्टअप है, दे हैव अकाउंट विद दिस, दे वर अकाउंट विद द सिलिकॉन वैली बैंक, एसवीबी। एंड इसी तरह से
एसवीबी के पास बहुत सारे फंडिंग और भी स्टार्टअप देते हैं, ये होता है। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे एक स्टोरी बनी जिससे सारा सिनेरियो बन गया, वो है इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन आया तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, कॉम्बेट करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने एंड पे इंटरेस्ट को बढ़ा के एग्रेसिवली उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं पे स्टोरी स्टार्ट होती है। तो हुआ क्या कि 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो जितनी भी टेक कंपनी थी इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई बहुत ज्यादा। आप देखोगे स्टॉक मार्केट देखोगे, जितनी टेक कंपनियां हैं, जैसे बहुत सारी टेक कंपनियां हैं, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे जो स्टैब्लिश जो टेक कंपनी थी, उनका बूम स्टार्ट हो गया, चाहे वो जूम हो, कई थी। तो इनके पास पैसा आया तो स्टार्टअप के पास पैसा कहां जमा करा रहे थे, जिनका अकाउंट था विद दी एसबीपी, पैसा गया एसबीबी के पास। क्लियर। अब सिलिकॉन वैली बैंक के पास जब पैसा गया तो उस फंडिंग को उसने क्या किया, क्योंकि उसे फंडिंग की हैव टू सिक्योर इन ए वेरी सिक्योर प्लेस। तो बेस्ट सिक्योर प्लेस है, वर्ल्ड का सिक्योर प्लेस है कि आप यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद लो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लो। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद लिया। और जब गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा उस टाइम कोविड आ चुका था, तो कोविड से निपटने के लिए जितने भी सेंट्रल बैंक थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बहुत लो पे ले आए थे। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, जो इंडिया का रेपो है, रीपर्चेज जो रेट है वो 4% के आसपास था, एंड जो यूएस का जो फंड रेट था वो क्लोज टू 0, यानी कि समवेयर 0.13% के आसपास था। उस टाइम उसने फंड को स्टार्ट कर दिया, काफी सारा फंड एसबीपी ने, कि हम इस पैसे को हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा कराएंगे, सिक्योर रहेगा। कर दिया खूब सारा पैसा। अब स्टोरी चलती गई, बट जैसे ही कोविड खत्म हुआ, स्टिल इज देयर, इनफैक्ट यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ, और उसकी वजह से जो काफी सारे जो सप्लाई शॉक की स्थिति स्टार्ट हुई। जब यूक्रेन वार की वजह से जो है ऑयल प्राइस बूस्टअप कर गए, और महंगाई, और साथ साथ में जो कोविड के दौरान जो इजी मनी पॉलिसी थी कि सस्ते रेट को इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, या जो मॉनेटरी पॉलिसी थी यूएस की या इंडिया की, या फिस्कल पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ने खूब सारा इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया मार्केट को। करीब करीब आई थिंक $1.9 बिलियन तो अकेले यूएस ने, ट्रिलियन डॉलर, माफ करना, 1.9 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन के आसपास उन्होंने मार्केट में दिया। फरलॉन्ग चेक दिए अपने एम्प्लॉय को, बहुत सारा पैसा हुआ उस मनी में, और आउटपुट कुछ थी नहीं, तो वो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। और ऑयल की वजह से, और सप्लाई शॉक की वजह से, और चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से, तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया, और पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन फिनोमेना बन गया। आप देखेंगे इंडिया के अंदर भी 7%, 8% टच किया, यूएस के अंदर भी करीब डबल डिजिट टच किया, यूरोप में आया। तो उसे कॉम्बेट करने के लिए इन्फ्लेशन को, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया। तो आप देखेंगे कि फेड का जो इंटरेस्ट जो रेट है वो 0.3% जीरो के आसपास से बढ़ते करीब करीब आपका 4%, 5% की तरफ जा रहा है, बढ़ना स्टार्ट हो गया टू कॉम्बेट द इन्फ्लेशन। आप देखेंगे ग्राफ के हमारे, और ये स्थिति इंडिया की रही। रेपो आप देखो आते आते 4% आते आते 6.4% के आसपास ये बढ़ गया है। और इससे हो रहा है कि जो बैंक्स हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, जिसे बोलते हैं MCLR, यानी मार्जिनल जो उनका लैंडिंग रेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। और जब उनका बढ़ेगा तो डेफिनेटली बैंक्स उस फंड को, जो उनके कस्टमर है उन पे बोरो को ट्रांसफर करेंगे उस कॉस्ट को, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो फर्म्स हैं और जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनकी कॉस्ट अप करेगी। तो ये सबको हिट करता है, चाहे होम बायर्स हो, कोई भी कंज्यूमर्स हो, या कॉर्पोरेट्स। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ तो बॉन्ड के प्राइस कम हो गए, वो बॉन्ड के प्राइस जो सिलिकॉन वैली बैंक ने खरीद रखे थे, और उसकी जो एवरेज कॉस्ट थी, यानी कि सब बोलते हैं यील्ड, मैं अभी हम सेकंड में राउंड में समझाऊंगा यील्ड होता क्या है। जो यील्ड था वो करीब करीब एवरेज यील्ड था वो 1.79% था। ये रिपोर्ट है CNN की रिपोर्ट है, CNN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं कोट कर रहा हूं, 1.79 एवरेज था उसका जो बॉन्ड उसने खरीदे थे, और करीब करीब 3.9% या 4% के आसपास उसकी यील्ड पहुंच चुकी एज ऑन डेट लास्ट वीक।
ये और जैसी ही एक कॉन्सेप्ट है मेरा बॉन्ड का कि अगर हम यहाँ बात करें कि जो सिली वैली बैंक की जो एवरेज यील्ड है, यील्ड क्या होता है हम अभी इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको समझने की कोशिश करेंगे। बॉन्ड का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है कि जो यील्ड था वो 1.79% था एवरेज, जब से इसने लेना स्टार्ट किया एसबीपी ने बॉन्ड को, और जो लास्ट अभी वीक में जो एवरेज प्राइस था उसका 4% था। तो यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो यानी कि जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड जो है वो करीब 2%, 1.79% से करीब करीब 4% बढ़ गया, मोर देन डबल बढ़ गया। तो इसका ये होता क्या है, इसके तो सिंपल देखो कि जब यील्ड बढ़ेगा किसी भी बॉन्ड का तो डेफिनेटली जो बॉन्ड के जो प्राइस होंगे वो कम होंगे। यानी अगर आपके पास बॉन्ड है, आपके बॉन्ड की यील्ड के प्राइस बढ़ना, रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। ये कैसे होगा हम नेक्स्ट में समझेंगे। तो यही हुआ इसके साथ, और यही इसने एक पैनिक बनाया। अब क्वेश्चन सिंपल, तो हम देखें तो है क्या, ये है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये है आपका लिक्विडिटी रिस्क। कैसे? क्योंकि पहले इन्फ्लेशन बढ़ा, उसको कॉम्पेट करने के लिए फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया रिस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक्स ने अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसकी वजह से एक लिक्विडिटी रिस्क बन गया आपके एसबीबी के अंदर, जो बैंक के अंदर, और वो कोलैप्स कर गया। तो साथ जब इंटरेस्ट बढ़ा में एक स्टोरी और डेवलप हो रही थी कि जब इंटरेस्ट बढ़ रहा था तो साथ साथ में क्या हो रहा था कि जो उसकी जो टेक कंपनी है, उसके जो अकाउंट होल्डर हैं, उनकी ग्रोथ कम हो गई। क्योंकि जब इंटरेस्ट बढ़ा तो अकाउंट जो टेक कंपनियां, उनकी इतनी अच्छी उनके ग्रोथ तो है रेवेन्यू की, बट उनके एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, खास बोरिंग कॉस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट बढ़ी क्योंकि जो एसबीबी के जो अकाउंट होल्डर है उनकी, और साथ साथ में उनके पास फंडिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन की वजह से काफी सारे फंडिंग के इश्यूज आ रहे थे एसबीबी के पास। तो उनकी दो तरह से प्रॉब्लम हुई, एक तो उन स्टार्टअप की बोरिंग कॉस्ट बढ़ी, उन्हें पे करना है, साथ साथ में उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी, तो उनकी फंड की कमी पड़ी। तो दे रन टू दी बैंक विच वन, वही एसबीपी, तो उन्होंने पैसा विड्रॉ निकलना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पास उतना था नहीं पैसा। ये वही कहानी आ गई सिप वाली, भेड़ वाली, और वो वाली जो स्टोरीज आ रहे थे। तो जब उनके पास गए तो पैसा निकाले, एसबीपी के पास था नहीं इतना फंड। तो एसबीपी ने क्या किया, उस फाइनेंस को करने के लिए, उस फंड को करने के लिए उसने अपने बॉन्ड को बेचना, जो गवर्नमेंटली बॉन्ड थे वो बेचना शुरू किया। और उसने बाद में बताया कि करीब करीब उसने $21 बिलियन के बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड बेच दिए हैं, और उसके बेचने से उसे करीब करीब $2 बिलियन का लॉस हुआ। और उसे फाइनेंस करने के लिए फिर उसने अपना स्टेक बेचना स्टार्ट किया कि मैं स्टेक बेचूंगा, सोचा, और वो मार्केट में खबर आई, और उसका स्टॉक जो है करीब करीब 60% से नीचे गिरा, सेम ले गया अंदर ही। एंड 10 मार्च आते आते जो यूएस की जो रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है एफडीआईसी, यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसने उसको टेक ओवर ले लिया। तो करीब करीब $200 बिलियन के आसपास की जो उसके पास जो डिपॉजिट्स हैं, अब वो अंडर कंट्रोल ऑफ दी एफडीआईसी। अब ये क्रॉप्स बन गया है। और थोड़ा सा इसके मैं एक और चीज समझू एसबीपी की, हम समझेंगे कि जो एसबीपी जो है उसके पास जो जितना वो आगे जो फंड्स, उसके पास जितना फंड्स है, जितना उसका पैसा है, कैपिटल लो, जिसके जो लायबिलिटी एसेट्स के अंदर, उसका खुद का जो कैपिटल है वो करीब 7% है। और हम थोड़ा सा इसको बैंकिंग लॉ के अकॉर्डिंग समझेंगे। जो बेसल है, जो कहता है, बेसल कमेटी जो 3 कहती है कि आफ्टर 2008 क्राइसिस के बाद कि करीब करीब बैंक का जो रिस्क वेटेड, जो उसके पास जो कैपिटल है जो बाहर देता है, रिस्क वेटेड एसेट है, उसका करीब करीब 8% उसके पास होना चाहिए, और इसके पास 7% है। इट्स ऑलमोस्ट देयर, बट जो एवरेज है और बैंक का वो करीब 12, 13, 14% के आसपास होता है। एनीहाउ, जब ये आपका गया, तो यानी कि अगर हम रट से हम बात करें तो एसबीपी क्यों फेल हुआ? नंबर 1, इसने इंटरेस्ट रिस्क को बहुत ही लाइटली लिया कि मार्केट हीट हो रही है, उसने कंसिडर नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट रिस्क की वजह से ये लिक्विडिटी रिस्क के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंड जिसे हम बोलते हैं, क्या ये एक सिस्टमेटिक रिस्क है, जिसे कहते हैं कि वो रिस्क जिसको हम रेटिफाई ना कर पाए, मार्केट रिस्क, ये उसके अंदर ट्रैप हो गया। और ये पहला बैंक है जो गिरा 10 मार्च को।
12 मार्च को गिरा आपका सिग्नेचर बैंक, क्या इसका रिपल इफेक्ट क्या और बैंक में पड़ेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ये इंडिया के अंदर हॉन्ट हो रहा है, ये पूरे इकोनॉमिक के अंदर हॉन्ट हो रहा है, बट इसमें थोड़ा सा डरने की बात नहीं, क्योंकि जो ये बैंक है इतना बड़ा नहीं है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्रॉस करे। बट कहानी वही आ गई सिप वाली कि अगर एक सिप, एक भेड़ बाड़े से बाहर निकलती है तो क्या बाकी सब निकलेंगी। क्योंकि हम यहां बात कर रहे थे, मेरी लास्ट वीडियो जैसी इंट्रोडक्शन मैंने कहा था कि एक हम अरिथमेटिक को और सोशल साइंस को साथ लेकर नहीं चल सकते, ये दोनों अलग चीज है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है कि हमारा जो पूरा फाइनेंस सेक्टर है उसके अंदर काफी सारी वेटीज किसकी है, मैथमेटिक्स की वेटीज है। वो सोशल साइंस के एक्सेप्ट को बहुत ज्यादा वेटेज देता नहीं है। जैसे हम देखेंगे कि वो रिस्क को मैनेज करने के लिए वो नॉर्मली क्या यूज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आप कर्व बनाते हैं, आप देखोगे हमारे स्क्रीन पे कर्व बना हुआ है, ये लोअर टेल है, द बोथ साइड्स। वो कहते हैं कि जो रिस्क है वो टेल की तरफ है, बहुत कम, और करीब करीब 99% इस तरफ आ जाता है, और टेल की तरफ आता है करीब 0.001%, 0.01%, यानी कि रिस्क बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सेम चीज इसी बेल कर्व पे कौन काम कर रहा था, एसबीपी, सिग्नेचर बैंक्स, और इन द पास्ट रेमंड बैंक्स, वो क्लॉप्स कर गए। क्यों? उनको लगा कि रिस्क के चांस कितने हैं सिर्फ टेल के पास, बट ऐसा नहीं होता। ये चीजें पूरे कब क्या हो जाए वी डोंट नो, जिसे ब्लैक स्वॉन भी कहते हैं। नाउ तो दोस्तों ये वाला पार्ट तो मैं पूरा करता हूं, मैं इस वीडियो थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आऊंगा कि किस तरह से ये मैथमेटिकली हम बॉन्ड मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? ओके, बंद। हाय, अभी हम हमारे अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सिलिकॉन वैली बैंक जो क्लॉप्स हुआ बिकॉज ऑफ बॉन्ड की वजह से, तो हाउ इट वाज क्लॉप्स्ड। तो हम उसका यहाँ पे एक मैथमेटिकली वर्जन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे क्लॉप्स हुआ। तो दोस्तों आप देखोगे ये जो है ये एक ट्यूटोरियल एल्गोरिदम जो है, ये इवैल्यूएशन मॉडल है टू अंडरस्टैंड फॉल ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। एक मैं आपको पहली ब्रीफ मतलब क्लियरिफाई कर दूं, ये एक सिर्फ एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सारी फिगर जो है इसमें बिल्कुल हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, फाइन। तो मैं इसको इंडियन रुपीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ बात करेंगे कि एक बॉन्ड है जिसकी जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है 100 रुपया है। 100 रुपये मतलब ये हुआ कि कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो उसे हम खरीद रहे हैं, तो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या, हमने 100 रुपये देके उसे खरीद लिया, और मुझे वो साल का करीब करीब एक ईजी करने के लिए 2% इंटरेस्ट पे करेगा, बहुत ईजी करने के लिए, फाइन। ऐसे इंडिया में ज़्यादा है, 6-7% है, मैं रिपीट कर दूँ, इंडिया में 6-7-8% मिलता है, बट मैं यूएस के जो सिलिकॉन वैली बैंक को उसके पॉइंट में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 2% है कूपन रेट। कूपन रेट मतलब यह है कि जब हमको ब्याज कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो और साथ में ये है सेमी एनुअल, यानी कि साल में 2 बार मिलेगा, यानी कि जून में और दिसंबर में। तो लेट्स से हमने बोला कि 2022 के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक ने एक बॉन्ड खरीदा, एक सिंगल बॉन्ड, तो उससे लेट्स से 100 रुपीज़ या डॉलर जो भी कह सकते हैं आप यूनिट के अंदर वो लिया, और उसको जून के अंदर आप देखोगे कि जून के अंदर उसको 1 रुपया कैश फ्लो मिला, फिर दिसंबर के अंदर फिर 1 मिला, और फिर जून 23 में नेक्स्ट ईयर उसको फिर 1 रुपये मिला, और दिसंबर के 2023 में उसको 101 मिलेगा, ठीक है। तो करीब करीब उसका जो यानी कि 101 मतलब 101 मीन्स 100 उसका प्रिंसिपल और 1 उसका जो कूपन रेट इंटरेस्ट जो था वो मिला, तो टोटल उसको कितना मिला 104। बट जो फाइनेंस है उसको गिनती है कि उसकी मार्केट में प्रेजेंट वैल्यू कितनी रहेगी, तो वो करीब करीब आप देखोगे वो कम होती चलेगी, क्योंकि आप जो सिंपल है कि जो पैसा मुझे आज की जगह कल मिलेगा, तो कल तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ महंगी। तो वो 99 जो थी 1 रुपये, वो 99 पैसा रह गया, ये रह गया 98, 97, और ये, और हमने इसको जो फैक्टर किया है वो किससे फैक्टराइज किया है, वो फैक्टर किया है डिस्काउंट रेट से। तो डिस्काउंट जो फैक्टर है वो 1.79, ये 2%, 18 और 1% अलग अलग किया है, और इसको हम बोलते हैं जीरो रेट। अगर आप देखोगे यहाँ पे जीरो रेट है, जिसको हमने एक बूटस्ट्रैप मेथड से निकाला है, बट ये बड़ा कॉम्प्लेक्स वो है, हम इसे बाद में समझेंगे कभी किसी और वीडियो में। तो ये बूटस्ट्रैप है, उसकी वजह से हमने जो रेट्स जो ड्राइव हुए हैं वो यहाँ पे ड्राइव है, और ये टाइम फैक्टर है। तो जब हमने क्या किया कि उसे फैक्टराइज, जब हमने फैक्टर किया डिस्काउंट फैक्टर से, तो दैट इज पीवी, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, तो ये आ गई। तो यानी कि मुझे दिसंबर 2023 में 104 तो मिलेगा, बट उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी रहेगी, 100 प्लस समथिंग के आसपास रहेगी, राइट। और ये वैल्यू कब रहेगी,
जब हम मान के चले मार्केट में जो इंटरेस्ट है वो कितना था, मैंने जो वीडियो में कहा था कि जब सिली वैलीकॉन बैंक ने जो उसका जो एवरेज बॉन्ड रेट है जो उसने खरीदा था, तो उसका बॉन्ड यील्ड कितना था दोस्तों, वो था 1.79%। आप देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है, देखो ये बॉन्ड यील्ड आपको दिखेगा ग्रीन कलर में, उसको मैंने किया हुआ है 1.79। और ये जो दोस्तों बॉन्ड यील्ड जो मैंने निकाला है वो कैसे निकाला है, वो बेसिकली वो निकाला है हमने, उसको एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन रैपन मेथड से निकाला। बहुत सारे मेथड है बट यहाँ मैंने अप्लाई किया है न्यूटन रैपन मेथड। उसकी एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, वो देखेंगे इस तरह से काम करता है ये। इसकी अभी मैं आपको एक वो बता दूंगा, इसकी जो वो होता है एक फाइनेंशियल फंक्शन होता है, डेरिवेटिव होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो निकाला है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो सिंपल ए पॉइंट के अंदर मेरा क्या है कि मेरा बॉन्ड मैंने खरीदा 100 रुपये में, और उसकी मुझे कितना मिलेगा अनदर 2 ईयर के अंदर 104 104, एंड उसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रहेगी। हमने डिस्काउंट किया है डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल से। एंड उसका ईल्ड कितना है जो डिस्कस किया था 1.79% पर एनम बॉन्ड ईल्ड, ये ग्रीन वाला। अब हुआ क्या दोस्तों, सपोज हम कहते हैं कि जो एसवीपी ने एक हाइपोथेटिकल डेटा हम ले चल रहे हैं कि उसने सपोज उसने करीब करीब 100 करोड़ के आसपास उसने बॉन्ड खरीदे, तो वैल्यू कितनी होगी टोटल की, उसकी वैल्यू रहेगी आपकी करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास की, 1004 करोड़ की वैल्यू रहेगी बुक के अंदर। बट बुक के अंदर कौन सी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू पीवी, ठीक है, ये रहेगी। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बॉन्ड्स की, 10,000 करोड़ के आसपास की। ओके, सो नाउ अब हुआ क्या, मार्केट वैल्यू सेम है, हम कह रहे हैं कि मार्केट में कोई चेंज नहीं आ रहा, नथिंग इज चेंज, कुछ भी कोई भी वेरिएबल्स नहीं हो रहे, तो कोई ना प्रॉफिट ना लॉस। तो बुक वैल्यू जब उसने खरीदा डे 1, और मार्केट वैल्यू तब जब वो उसको बेच रहा है या आने वाले कल के बीच में, सो सेम रहेगी। बट ऐसा नहीं होता। अब कई सारी चीज़ें देखोगे, हम देख रहे हैं कि सोशल साइंस वेरिएबल्स हैं, जैसे आप देखो यूक्रेन क्राइसिस है, कोविड स्टिमुलस है जो मैं डिस्कस किया, जहाँ पे इजी मनी पॉलिसी में डिस्कस किया, फिजिकल पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया, सप्लाई शॉक के बारे में डिस्कस किया, जो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आया, तो आया। और इसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोस्तों कि उसकी वजह से हम क्या आया, कुछ चेंजेस आए। उन चेंजेस को हमने, सोशल साइंस के चेंजेस को हमने एक मैथमेटिकल ऑर्डर की जो असर गया वो बॉन्ड यील्ड पे गया। तो लेट्स से हम कह रहे हैं कि जो बॉन्ड यील्ड है वो कई सारे हैं, इकोनॉमिक है, जियोपॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज, कई सारे इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से जो यील्ड जो है बढ़ के कितना हो गया, वो करीब करीब यील्ड जो है अब वो बढ़ के हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा था करीब 2% से बढ़ गया समवेयर। तो 3% से बढ़ा, माफ करना 3% से बढ़ा, तो करीब 4.79 के आसपास हो गया, 4.8 के आसपास, 4.79 देखेंगे आप यहाँ पे ये। तो ईल्ड भी देखो आपका बढ़ के यहाँ पे आओ, ग्रीन पे आओ, बॉन्ड ईल्ड पे आओ, 4.79% हो गया, जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो करंट में था। अब उससे दोस्तों क्या हुआ, आप देख रहे हो हमारा एक जो मॉडल तैयार किया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो मार्केट वैल्यू थी उसकी बॉन्ड की वो कम हो गई। सिंपल, जो एक रूल है, थंब रूल है कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बॉन्ड के प्राइस का और यील्ड का, जो कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर यील्ड गिरेगा तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, और यील्ड अगर घटेगा तो बॉन्ड के प्राइस, अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर यील्ड हमारा बढ़ेगा तो बॉन्ड के प्राइस कम होंगे। यही ऐसे हुआ, हमारा 1.79 जब था तो हमारी वैल्यू कितनी थी हमारी बॉन्ड की, 1004 करोड़ की, यानी कि 1000 करोड़ के आसपास की। और जैसे ही यील्ड बढ़ा, और यील्ड क्यों बढ़ा दोस्तों, जो सोशल साइंस के जो इफेक्ट हैं, चाहे यूक्रेन क्राइसिस है, कोविड स्टिमुलस की वजह से जो महंगाई आई, सप्लाई शॉक, इन्फ्लेशन, कई सारी चीजें थी, उसकी वजह से यील्ड बढ़ के कितना हो गया हमारा मार्केट में बॉन्ड यील्ड 4.79%। और उसकी वजह से उसकी जो मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी बॉन्ड की, जो सिलिकॉन वैली बैंक ने जो बॉन्ड बेचे, हम बात कह रहे हैं वो कितनी रहेगी 946। और वहां मैं क्लियर कर दूं कि सिली वैली बैंक ने जो बॉन्ड बेचे थे उसको बेचे थे $21 बिलियन, और उसको उसमें करीब करीब $2 बिलियन का लॉस हुआ था। बट यहाँ पे तो जैसे हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझ रहे हैं कि लॉस क्यों हुआ था, तो देखिए यहाँ पे उसे लॉस कितना हुआ, 58 करोड़ का। इस अकॉर्डिंग ऐसी लॉस वहां पे हुआ, उसने जब खरीदा तो जो बॉन्ड के जो वो थे कितना था जब उसने खरीदा, हम देखेंगे, मैं इसको जरा स्क्रीन कर दूं, सॉरी, मैं जब हमने खरीदा तो वो थे करीब करीब आपके
1 सेकेंड, वो 1.79% थे और अब कितना हो गया, यानी कि 1.79%, और अब कितना हो गया दोस्तों, अब हो गया आपका 4.79%। तो उसकी वजह से जो मार्केट में असर जो है वो सिली वैली बॉन्ड के पूरी बैंक पे गया, और उसने उस इंटरेस्ट रिस्क को कंसिडर नहीं किया प्रॉपरली, और उसका जो रिपल इफेक्ट गया वो लिक्विड रिस्क पे गया, और एंड ऑफ द डे द सिलिकॉन वैली कोलैप्स एंड दी ओवरटेकन बाय द एफडीआईसी, एंड उसका फिर एक नेक्स्ट बैंक और गिरा, सिलिकॉन वैली बैंक। तो दोस्तों एक मैंने इसको एक सिंपल एक दिस इज आर एक हमारा एक मॉडल है, एल्गोरिथम वैल्यूज मॉडल जो हम बनाया है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैंने इसको एक थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे काम करता है और क्यों ये लॉस हुआ। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं अपने इसी वीडियो का दूसरे थर्ड पार्ट पे, कि हम ये एडवाइस देंगे, हम ये ऑब्जर्वेशन देंगे कि जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, इसका असर आने वाले कल पे कैसा रहेगा। ओके, हाय, अभी हमने पहला केस स्टडी डिस्कस किया कि किस तरह से सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स किया, और उसके पीछे एक जो बॉन्ड एक रीज़न नहीं था, एक इन्फ्लेशन रीज़न था, कई सारे रीज़न थे जो डिस्कस किया हमने उसको एक्सेल के थ्रू, और एक हमने समझने की कोशिश करी कि जो हमारा एक मॉडल है, एल्गोरिथम मॉडल, जो हमने आपको समझाया ना। दोस्तों एक हम यहाँ पे एक लास्ट कमेंट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में हो क्या रहा है, और ये जानना सबके लिए जरूरत है। इट्स नीड फॉर द कॉर्पोरेट हेड्स, नीड फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स, नीड फॉर द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंड द नीड फॉर द पॉलिसी मेकर्स। कई लोगों को इसकी जरूरत है। तो हम अपना एक प्रयास कर रहे हैं, हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि हमको बता सकें नेक्स्ट क्या हो रहा है। थोड़ा सा हम बताएंगे, हम इसकी डिटेल बाद में देंगे कि फर्दर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देंगे। तो जैसे हम देखें कि अभी आप देखोगे कि यूएस का अभी कल ही 14 मार्च को 14 मार्च को एक जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो वो आया है, जो पॉइंट्स आए, नंबर आए हैं, वो बड़े अच्छे नंबर हैं, 6%। थोड़ा सा पैनिक को कम कर रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा सही है इसके वजह से, बट इट्स सो फार है। एंड इंडिया का भी सही रहा, करीब करीब हम देखेंगे, अगर हम डेटा देखें, इंडिया का भी 6.4 जो जनवरी में था, अब वो 6.5 था, अब वो 6.4 आ गया है इंडिया का, और यूएस का 6.4 था, वो 6% हो गया है फरवरी का। ठीक है, तो नौ ये डेटा आपको स्क्रीन में देख सकते हो आप, और साथ में कुछ हमारे पास कुछ एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। बॉन्ड यील्ड, दोस्तों बॉन्ड यील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक ए पल्स होता है, जैसे बॉडी के अंदर ऐसी एक इकोनॉमिक का पल्स होता है बॉन्ड यील्ड। आप देखोगे कि हमारे स्क्रीन पे यू कैन सी इट, जो बॉन्ड यील्ड है ये एक आप देखोगे कि जो इंडिया का बॉन्ड यील्ड 10 ईयर जो 7.3 के आसपास है, और यूएस का 3.70। और हैरान कर रहा है यूएस का मुझे कि जो 2 ईयर का बॉन्ड है, 2 ईयर का देखिए स्क्रीन पे आप, इसका 4% है यील्ड, और जो करीब करीब एक साल पहले ये करीब 1% के आसपास था, 1% के आसपास था, यानी कि 3% से जंप मार गया। यानी सोचो यूएस की जो बोरिंग कॉस्ट है शॉर्ट टर्म की, 2 साल की जो लोन की, वो करीब करीब 3% से बढ़ गई है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ये बोरिंग कॉस्ट बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, और यही एक कारण है जो कि मार्केट में आप देखोगे कि जितनी एमर्जिंग इकोनॉमिक्स की जो करेंसी है वो फॉल कर रही है अगेंस्ट दी यूएस डॉलर। फाइन, इंडिया का 82-83 होवर कर रहा है बिटवीन, और उसको सेव करने के लिए आरबीआई काफी सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अपना दे रहा है। आप देखेंगे करीब करीब हमारा समथिंग 540-560 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो एक समय 650 या 640 ट्रिलियन डॉलर के बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका था पीक पे। तो वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आरबीआई को इंडियन करेंसी को सेव करने के लिए काफी सारा फॉरेन एक्सचेंज जो आपका डॉलर है वो मार्केट में पंप करना पड़ रहा है। नंबर 1 एक पॉइंट ये है, और जो हमारे पास इंडिकेटर दोस्तों मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लूं, जो आप जैसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व, हम बाद में बात करेंगे। सिंपल इसका मतलब ये है कि आप स्क्रीन में देखो कि जो शॉर्ट रन का जो इंटरेस्ट है वो लॉन्ग रन के इंटरेस्ट को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर चुका है इनफैक्ट करीब जुलाई अगस्त के आसपास आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि शॉर्ट टर्म का जो इंटरेस्ट होता है वो कंपेरेटिवली जो होता है उसका जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है, और जो लॉन्ग रन का होता है वो डिफरेंट होता है। बट यहां पे देखोगे आप जो शॉर्ट टर्म का है वो बढ़ना शुरू हो गया है, रेट कम होना चाहिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड का, क्योंकि रिस्क कम होता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग रन के अंदर बहुत ओवर टाइम है तो रिस्क ज्यादा होता है, बट यहाँ पे शॉर्ट टर्म बढ़ना शुरू हो गया, यानी मार्केट इंडिकेट कर रही है कि रिसेशन हिट कर सकता है मार्केट में। तो एक इंडिकेशन ये है दोस्तों जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। नाउ एक
इंडिकेटर और आपका है जो मैं आप डिस्कस कर चुका हूँ, एक और है जिसे हम बोलते हैं द बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जिसमें हम जो लॉजिस्टिक जो शिपिंग कॉस्ट होती है ड्राई गुड्स को, चाहे कोल हो और भी कई सारी जो चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है थ्रू दी थ्रू दी शिप्स, उसकी जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, उसका इंडेक्स होता है, वो अभी लो आ चुका है। जो एक टाइम करीब 2008 में करीब 11,000 भी गया था। तो आप देख सकते हो ये भी एक इंडिकेटर होता है, हम इससे बाद में बात करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट एक पॉलिसी होल्डर को और एक स्टूडेंट्स को जो एडवांस है, जो सीरियस स्टूडेंट्स है इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, उसको लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं आपको दे रहा हूँ। एंड एक और होता है कि जो हम देख रहे हैं कि क्या यूएस में इन्फ्लेशन कम होगा या नहीं कम होगा। तो इसमें एक पॉइंट है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो यूएस का सबसे लो है करीब 4 डिकेड्स के अंदर, बहुत लो है, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। यानी कि मैक्सिमम लोगों के पास जॉब है, अगर उनके पास जॉब है तो वो खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन फिर जाएगा। तो ये एक पॉइंट है। और यूएस का जो अभी जो 6% इन्फ्लेशन है, इसका टारगेट है कि उसको वो कहां पे लेके आए, उसको वो लेके आए 2% पे। तो अभी भी 4% बहुत आगे है, नंबर 1। नंबर 2, फेडरल बैंक जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसकी जो एसेट है, एसेट मींस क्या कि उसने जब पैंडेमिक के टाइम पे खूब सारा नोट को प्रिंट किया, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ईजिंग, QE, उसने उसकी बैलेंस शीट को आप करीब ये 9 ट्रिलियन के आसपास समथिंग, आप देख सकते हो 9 ट्रिलियन के आसपास है, मैं एक फिगर नहीं है, फिर समथिंग यहां तक पहुंच चुका था। वेट करो, मैं ट्राई टू बी, हाँ समझे। तो अब उसको वो इतना सारा जो नोट उसने प्रिंट किया है और वो उसने मार्केट में बेचा था, वही नोट, वही करेंसी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे केस स्टडी में, कि सिलिकॉन वैली बैंक के लिए जो बॉन्ड खरीदे थे, वही वाले बॉन्ड, यानी खूब सारे बॉन्ड प्रिंट किए थे, माफ करना, खूब सारे करेंसी प्रिंट की गई थी थ्रू दी फेडरल बैंक्स, और मार्केट में पंप किए गए थे। अब उनको इन द नेम ऑफ क्वांटिटी ईजिंग टू स्टिमुलेट इकोनॉमी ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, अब उसी प्रिंट को, मनी को वो शॉक करेगा, जिसका नाम दिया गया है QT, यानी क्वांटिटी टाइटनिंग। तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऊपर, और उसका असर पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट है, नंबर 1। और अदर पॉइंट जो है, जो मैं लास्ट पॉइंट अभी डिस्कस करूंगा, कि इसका असर कहां का जा सकता है। तो दोस्तों, एक तो डेरिवेटिव मार्केट्स पे जाएगा। वो डेरिवेटिव मार्केट जो कई सारे बैंक्स हैं, हमने एक सर्वे किया था जिसमें HDFC बैंक है, SBI है और ICICI बैंक है। तो हमारे सर्वे में दिख रहा है कि ICICI बैंक इज मोर वनरेबल एंड टू एक्सपोज द डेरिवेटिव, समथिंग हैपन इन द इंटरेस्ट रेट मोर, इंटरेस्ट रिस्क मोर, तो ये इट विल बी एक्सपोज, ICICI बैंक कैन बी एक्सपोज मोर, क्योंकि इट हैज ए मोर डेरिवेटिव देन अदर बैंक्स एज पर आवर रिसर्च। तो ये बड़ा पॉइंट है दोस्तों, डेरिवेटिव इज पार्ट ऑफ द ऑप्शंस, ये फाइनेंस इंजन का पार्ट है। हम आने वाले वीडियोस के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड कई सारे शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, जो अपनी फंडामेंटल वैल्यू से अलग है। हम यहां बात करेंगे थ्योरेटिकल फंडामेंटल वैल्यू से, वो जो उससे काफी दूर जा रहे हैं, जिसके प्राइस 10 होने चाहिए, बोलो 20 पे चल रहे हैं या 30 पे चल रहे हैं, तो उनमें एक आपको फॉल दिखेगा। एक पॉइंट ये है। तो और द लास्ट पॉइंट, द रियल एस्टेट मार्केट। रियल एस्टेट मार्केट, आई हैड वर्क विद द renowned वर्ल्ड टॉप क्लास कंपनी। मैंने करीब 9 साल से काम किया है, और आई हैंडल दी एसोसिएट विद दी सम एसजेड प्रोजेक्ट्स। तो एक रियल एस्टेट मार्केट का भी एक हम देखें तो एक बड़ी एम्बिग्यूटी चल रही है। क्या रियल एस्टेट मार्केट में बूम आएगा या नहीं आएगा, या बूम कंटिन्यू रहेगा, या बूम आगे जाएगा, या बूम अभी आया कि नहीं आया, या रियल एस्टेट मार्केट पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खासतौर से जो इन्वेस्टर रियल एस्टेट मार्केट्स के या जो डेवलपर्स हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो हैगी, हमारा इस पर रिसर्च ऑन है, और हमने उस रिसर्च के अंदर काफी सारी रियल एस्टेट के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमारे दिमाग में आए हैं, रिसर्च के दौरान हमें मिले हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपके सामने रखेंगे। तो आप हमारा वीडियो दोस्त देखते रहिए, और हम इसमें इतना ही कुछ कहूंगा। और हाँ, अगर किसी को हमारे बारे में आपको अपने बारे में कोई जानकारी चाहिए, हाय, तो हम क्या, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि अगर मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये जो वीडियो बनाई है इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, कहीं पे मैं शायद बोलते समय कुछ मिस्टेक कर गया हूँगा। नाउ
माय फ्रेंड, चाहे स्टूडेंट्स हों, कॉर्पोरेट्स में हों, वर्किंग या बिजनेस कर रहे हों, अगर इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको जानना है और कोई हमसे फर्दर रिपोर्ट चाहिए या फर्दर को जानना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम अभी रियल इस्टेट्स के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं और कुछ हेल्थ केयर पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल पे रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी सारी हमारे पास जो डिफरेंट स्टॉक मार्केट हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं और केमिकल इंडस्ट्री पे हम रिसर्च कर रहे हैं। और हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, आप देख सकते हो कि हमने एक लास्ट ईयर ही एक वो किया था कि ये इन्फ्लेशन आएगा नहीं आएगा, सॉरी ये रिसेशन, तो हमने मई 2022 में किया था। आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन मॉडल पे लॉजिस्टिक मॉडल है जिसने प्रेडिक्ट किया था कि ये आएगा। तो अब हम सोच रहे हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है कि हमने 2020 में जब मैं अपने स्टूडेंट्स को हम डिस्कस करते थे तो 2020-21 के अंदर ही हमने ये बोल दिया था कि रियल एस्टेट बूम आएगा और इन्फ्लेशन यूएस में आएगा। आप देख सकते हो, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारी पुरानी वीडियो बहुत ही मतलब नॉर्मल वीडियो है, बट एनी हाउ वो एक एजुकेशन पॉइंट बनाई थी। आप देख सकते हो कि जो हमने कहा था वो समथिंग कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो अब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या रियल एस्टेट मार्केट में कब पैसे कमाने का मौका है और बॉन्ड मार्केट में कब पैसा कमाने का मौका है। तो हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए तो हमारा ये प्रिविलेज रहेगा कि आप हमसे कोई ऐसी चीज़ पूछते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये है, मैं हूँ ललित रावत और ये है हमारा, और मैं अपनी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ इस यूट्यूब को देखने के लिए, इस चैनल को देखने के लिए, क्वांट सोशल साइंस। और प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।